Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy, inshallah. Today we shall discuss about database management system. Database management system होता क्या है? It is basically the collection of data as well as the program data required to manage that data. डाटा और database programs का collection होता है. database programs का क्या काम होता है? ताकि वो डाटा को मैनेज कर सकें. डाटा को मैनेज करने में क्या आ जाता है कि डाटा को क्रिएट कर सकें, डाटा को डिलीट कर सकें, डाटा को हम लोग डेटाबेस में डाटा को हम लोग एक्सेस कर सकें. अब इसमें ना 4 फंक्शंस जो मेनली यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ द डाटा डिक्शनरी, जो कि हम डिटेल में पढ़ते हैं. डाटा डिक्शनरी क्या है? डाटा डिक्शनरी कंटेन डाटा अबाउट ईच फाइल इन द डाटाबेस एंड ईच फील्ड इन दोज फाइल्स. बेसिकली डाटा डिक्शनरी इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे डाटाबेस में कौन सी फाइल्स, कितनी फाइल्स सेव हैं, ठीक है, और कौन सी फाइल्स हैं, और उन फाइल्स के अंदर कितनी फील्ड्स हैं, और उन फील्ड्स की क्या स्पेसिफिकेशन है, उन फील्ड्स की क्या डाटा टाइप है, या फिर उनके ऊपर हम लोगों ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है. इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हमें डाटा डिक्शनरी से मिल जाती हैं. सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो नॉर्मली जो डिक्शनरी होती है वो भी तो यही काम करती है ना कि हमें कलेक्शन ऑफ डाटा की मतलब कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स की कलेक्शन होता है. जैसे कि आप जो इंग्लिश डिक्शनरी है वो इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग बताएगी आपको. ऐसी ही बात है, लेकिन जो फ्रेंच डिक्शनरी है वो फ्रेंच के वर्ड्स की मीनिंग बताएगी. उर्दू डिक्शनरी क्या करेगी? उर्दू के वर्ड्स के मीनिंग आपको बताएगी. अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी की जो वर्ड्स हैं वो उर्दू के डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली. तो इसी तरह से डाटा डिक्शनरी का चीज़ है कि ये हम लोग हर डाटाबेस की अलग डाटा डिक्शनरी होती है, ठीक है. अब डाटाबेस में हम लोग सेव करते हैं डाटा को इन फॉर्म ऑफ टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है. अब टेबल्स कितने हैं हमारे डाटाबेस में, कौन से उन टेबल्स का नाम क्या है, और उन टेबल्स के अंदर कितनी हमने फील्ड्स ली हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? डाटा डिक्शनरी दे देता है. इसके बाद दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो है फाइल रिट्रीवल एंड मेंटेनेंस. फाइल रिट्रीवल और मेंटेनेंस आपको क्या कहता है कि अ डेटाबेस प्रोवाइड सेवरल टूल दैट अलाउज यूज़र एंड प्रोग्राम टू रिट्रीव एंड मेंटेन डाटा इन डाटाबेस. अब हमें ये पता है कि डाटाबेस जो है वो सेवरल टूल्स प्रोवाइड करती है ताकि हम लोग डाटा को मैनेज कर सकें. हमने डाटाबेस में से डाटा रिट्रीव करना है और मेंटेन करना है. अब डाटा को रिट्रीव और मेंटेन कैसे करना है? कोई लैंग्वेज हमें लाजमी तौर पे यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम लोग डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकें. जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकें. इसी तरह से डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, डाटाबेस को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें कोई डाटाबेस की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी. इसमें हम लोग 4 क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली होता क्यूरी का मतलब क्या है कि इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट इज यूज टू गेट स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. अब 4 कॉमन ऐसे मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले तो है क्यूरी लैंग्वेज इटसेल्फ. क्यूरी लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं दैट अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस. यानी कि डाटाबेस से हम लोग इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करने के लिए, डाटाबेस के अंदर डाटा को ऐड करने के लिए हम लोग क्यूरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. बेसिकली ये कोडिंग में आ जाता है, कमांड्स में आ जाता है. कमांड्स हम लोग देते हैं लिख के, ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, डाटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है. अब ये क्या करेगी? ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है. एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी? ये वो स्टेटमेंट है, वो कमांड्स हैं जो कि हम लोग देंगे डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव कराने के लिए. डाटाबेस से डाटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. अब बात कर लेते हैं क्यूरी बाय एग्जांपल. अब क्यूरी बाय एग्जांपल से ये मुराद के
इसमें क्या होता है कि ये क्यूरी लैंग्वेज की एक एग्जांपल है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये क्यूरी बाय एग्जांपल से क्या मुराद है कि इट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू असिस्ट यूज़र विद रिट्रीविंग डाटा। अब इसमें क्या है कि ग्राफिकली हम लोग इन्वायरमेंट को यूज़ करके डाटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो कि हम लोग पढ़ेंगे डाटाबेस से कैसे हम लोग फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे फाइल को ऐड कर सकते हैं, विच इज़ द फॉर्म में क्या है कि फॉर्म इज़ अ विंडो ऑन द स्क्रीन दैट प्रोवाइड एरियाज फॉर एंटरिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा इन द डाटाबेस। ये एक स्क्रीन होती है जो कि आपको अलो करती है ताकि आप लोग डाटा को एंटर कर सकें और मॉडिफाई कर सकें इन द डाटाबेस। फॉर्म फिल तो आप लोगों ने किए होंगे ऑनलाइन के, कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट जनरेटर। इसको हम रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यूज़र को ये अलो करता है कि रिपोर्ट लिख सके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, रिट्रीव कर सके रिपोर्ट को, ठीक है, रिपोर्ट डिज़ाइन को रिट्रीव कर सकें या फिर उस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकें या डिस्प्ले कर सकें। ये हमें फीचर इस चीज़ में असिस्ट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके पास कुछ डाटा सिक्योरिटी की। बेसिकली ये स्लाइड नंबर 27 पर है। इसमें होता क्या है, अ DBMS प्रोवाइड मीन्स टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र एक्सेसेस डाटा एंड परमिटेड टाइम, यानी कि ओनली ऑथराइज यूज़र ही हमारे सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ऑथराइज यूज़र अब कौन से होते हैं? लीगल यूज़र्स, ठीक है, जिनको परमिशन होती है कि वो हमारे डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे डाटाबेस में चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं कि एक्सेस प्रिविलेजेस एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। एक्सेस प्रिविलेज में वही चीज़ के कितने लोगों को हम लोगों ने कितनी एक्सेस देनी है कि हमारे सिस्टम में वो मॉडिफिकेशन कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, वो डाटाबेस को और रूल्स के तहत एक्सेस करेंगे, उनके पास राइट्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल ऑर्डिनरी टीचर के, ठीक है। और स्टूडेंट्स के जो रूल्स, स्टूडेंट्स के राइट्स और होंगे एज़ कम्पेयर टू टीचर क्या है, एग्ज़ाम्स वगैरह को अपलोड, एग्ज़ाम्स के मार्क्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास तो ये राइट्स नहीं होते ना। तो ये है कि उनके पास और एक्सेस होती है, इनके पास और एक्सेस होती है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, इसमें यह है कि हमारा कौन सा यूज़र कितना मिनिमल हमारे डाटाबेस में कितना मिनिमल एक्सेस कर सकता है डाटा को, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वो कोई विज़िटर है, विज़िटर ये कहता है कि मैंने वेबसाइट को विज़िट करना है, इधर मैं बाद में डिसाइड करूँगा मैंने एडमिशन लेना है या नहीं। तो अब उस पर्सन का बिल्कुल लीस्ट एक्सेस होगी हमारे डाटाबेस में। डाटाबेस का लास्ट फंक्शन है बैकअप एंड रिकवरी। अब डाटाबेस बैकअप और रिकवरी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैकअप और रिकवरी में होता क्या है, इट इज़ अ टेक्निक टू रीस्टोर द डाटाबेस टू अ यूजेबल फॉर्म इन द केस इट इज़ डिस्ट्रॉयड और डैमेज। अगर किसी केस में हमारा डाटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम उस डाटा को दोबारा से रिकवर कर सकें, दोबारा से वापस ला सकें। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैकअप एंड रिकवरी के फीचर को। इसमें पहली बात आ जाती है बैकअप, डाटा का बैकअप लेना है। उसके बाद बात करते हैं लॉग क्या है कि हमने कब चेंजिंग की और कौन सी चेंजिंग की है, इसका डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। बेसिकली लॉग के हम लोगों ने कौन सी चेंजिंग की हैं, ठीक है, ये इस चीज़ की लिस्ट होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं रिकवरी यूटिलिटी को। रिकवरी यूटिलिटी में ये होता है कि डाटाबेस को हम लोगों ने रीस्टोर करना है। रीस्टोर किस केस में करना है, जब वो डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूज़ करेगा लॉग्स और बैकअप को यूज़ करेगा और कर देगा हमारी डाटाबेस को रीस्टोर। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूस बैकअप की। कंटिन्यूस बैकअप में क्या होता है, इट इज़ अ बैकअप प्लान इन विच ऑल डाटा इज़ बैकड अप व्हेनेवर चेंज इज़ मेड। जैसे ही चेंज किया जाता है डाटाबेस में डाटा, तो फ़ौरन ही बैकअप ले लिया जाता है ताकि हमारा डाटा कभी भी किसी टाइम भी डिस्ट्रॉय ना हो।